ओके गो। हेलो स्टूडेंट्स, ये अर्थशास्त्र का अगला लेक्चर है जो हमारे जितने भी हिंदी भाषा वाले राज्य हैं जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और जिनकी सीबीएसई बोर्ड को फॉलो किया जाता है यानी एनसीईआरटी पैटर्न का सिलेबस है, तो उनके लिए वीडियो है। वो आगे कंटिन्यू करें। क्लास 12 के जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और ये अर्थशास्त्र का लेक्चर है, तो उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक चैप्टर है, लास्ट में होगा। और वो जैसे हिंदी में भुगतान शेष या संतुलन जिसे कहा जाता है, भुगतान शेष या संतुलन। तो चलिए इस चैप्टर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम सामने है और आप अगर इस सेशन के देख रहे हो या अगले सेशन के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग ले लो कि भुगतान शेष क्या है। कि भुगतान शेष मतलब कोई भी चीज़ का भुगतान करने के बाद आपके पास जो शेष बचता है, सिंपली वही भुगतान शेष है। एग्जाम्पल में एक और ले लो कि आप हो, ठीक है, XYZ मुन्नू चुन्नू, ठीक है, और आप नानी घर जाते हो और वहाँ से आपकी नानी आपके हाथ में 50 रुपये दे देती है कि लो बेटा रखो। आप फिर दादी घर वापस आ गए, नानी घर से लेके दादी के पास भी जाते हो, बोलते हो दादी मेरे को पैसा दे दो। दादी बोलती है चुपके से कि बेटा रखो, मत बोलना किसी को कि मेरे पास पैसा है, हमने तुम्हें दिया है। 20 रुपये वहाँ से ले लिए, टोटल 70 रुपया हो गया। और अपने पास भी कुछ पुराना पैसा था, 30 रुपया सपोज कर लो, तो 100 रुपीज़ है, ये आपका टोटल पैसा होगा। इसी पैसे से जब आप सामान खरीदने बाहर जाओगे या कहीं और से सामान खरीदते हो, हाँ 20 रुपये का, तो आपके पास कितना बचेगा? 80। यानी भुगतान करने के पास जो बचा कितना? 80। ये तो दादी नानी से जो प्यार मिला, प्यार के बदले जो पैसा मिला, वो क्या था? आप उसको तो देख नहीं सकते ना, इनविजिबल था, अदृश्य था। और ये जो आपने सामान खरीदा, ये तो दृश्य है। ये एक तरह से आप बोलो, अगर आपने एक कील खरीद लिया, कांटी, लंबे दिनों तक चलने वाला, तो एक आपको याद होगा कि आप कभी भी कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट ऐसा करते हो जो 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए चले, तो पूंजी व्यय उसको कहते हैं। बजट चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं बताया कि जो भुगतान शेष का मतलब कभी भी आपके पास जो कहीं से भी पैसा है और उसके बाद आपको भुगतान करने का जो शेष बचे, तो उसी को भुगतान शेष कहते हैं। अब इसको आप देश के संदर्भ में सोचो। जैसे आप भारत देश के निवासी हो, हम भारत देश के निवासी हैं हम लोग, तो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर जो हम विदेशों से, मान लीजिए अमेरिका में एक व्यक्ति या अमेरिका से जो पैसा इंडिया आया है ना, USA से जो पैसा इंडिया आया, फिर इंडिया में आने के बाद फिर इंडिया से जो पैसा USA गया, यानी कब पैसा USA जाएगा? अगर मान लो सामान हमने USA से मंगाया तो USA का सामान इंडिया आएगा, लेकिन इंडिया का पैसा तो USA जाएगा, है ना। और जब इंडिया का सामान USA खरीदेगा, अमेरिका का कोई व्यक्ति है, मान लो तुम्हारे ही दोस्त है, अमेरिका में रहता है, वो अगर इंडिया का कोई सामान अगर पसंद आ गया, जैसे जूट का बैग, हाँ, धान गेहूँ, तो इंडिया का अगर सामान वहाँ जाता है तो इंडिया में क्या होगा? पैसा आएगा, यानी भुगतान शेष क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो यह है भुगतान शेष। तो इसी प्रकार अब देखो कि एक वर्ड आता है आयात। आयात, सिंपली आयात यानी इंपोर्ट, यानी आया, हमारे पास आया यानी क्या हो गया? आयात हो गया। हमारे पास आया यानी आयात हो गया, यानी इंपोर्ट हो गया। निर्यात, हमने भेजा, निर्यात किया, ठीक है, यानी क्या हुआ? एक्सपोर्ट हुआ। और इसी आयात निर्यात के प्लस माइनस से जो बचता है वही भुगतान शेष होता है, ठीक है। और इसी में पूंजी का प्रवाह होता है। पूंजी में प्रवाह होता है ना, कि सामान इधर से उधर हुआ, पैसा इधर से उधर हुआ। अल्टीमेटली जो भुगतान शेष या संतुलन का जो चैप्टर है ना, ये यही है कि जब आयात निर्यात होगा, पूंजी का निर्वाह होगा, पूंजी का प्रवाह होगा, और जब आपके पास अल्टीमेटली जो शेष बचेगा वही भुगतान शेष है। चलिए आगे देखते हैं कि आप आयात निर्यात, देखो अल्टीमेटली कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर यही था, बट आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा और विस्तार से विश्लेषण करते हैं या विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, सेवाओं का आदान प्रदान भी होता है। आप क्या कर रहे हो? पहले तो आपने, मान लो आपको अगर अमेरिका से आईफोन मंगवाना है, वहाँ पे तो सस्ता मिलता है, बोला कि आईफोन मंगवाना है, तो क्या हुआ? ये सामान का आदान प्रदान हो गया, है ना। आपने इंडिया से पैसा भेजा, वहाँ से सामान आ गया। आपने फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ोन हो, जो भी अभी फ़ोन के द्वारा ई-कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, मंगवा लेते हैं। ई-कॉमर्स यानी जो भी कॉमर्स जो इंटरनेट के द्वारा, यानी जो भी व्यवस्था हो इंटरनेट के द्वारा की जाती हो,
सिंपल सा डिफिनीसन है। तो यूएसए में अगर मान लो यूएसए का व्यक्ति है, उसको यहाँ से सामान चाहिए इंडिया से, तो सामान ले जाएगा, पैसा दे देगा। और साथ साथ अगर मान लो इंडिया का जो आप कहते हो ना कि यहाँ का ब्रेन ऑफ ड्रेन थ्योरी जो आपने सुना होगा कि इंडिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अमेरिका जैसे देश में चले जाते हैं, वहाँ पे इनकम कमाते हैं। तो जो सेवा प्रदान की जाती है या फिर यूएसए का जो टेक्नोलॉजी है हम इंडियन यूज करते हैं, और यूएसए क्या करता है उस टेक्नोलॉजी को हमको देने के लिए पैसा लेता है, चार्ज करता है। तो क्या हुआ, सेवा का आदान प्रदान, बैंकिंग सेवा का जो आदान प्रदान हुआ यूएसए में, जो कहते हैं ना स्विस बैंक, फलानवा नेता इतना करोड़ इतना अरब स्विस बैंक में रखे हुए, जो सेवा उपलब्ध करा रहा है उसके बदले में जो वो कंट्री चार्ज ले रहा है, वो है क्या, सेवाओं का आदान प्रदान या उपभोग किया जा रहा है। ठीक है, अब ये व्यापार जो है यहाँ पे जो भुगतान शेष है ये किसके संदर्भ में किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया जा रहा है। यानी जो व्यापार का जो स्तर है अंतर्राष्ट्रीय है, यानी व्यापार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जाता है। व्यापार आपने देखा एक तो लोकल लेवल पे होता है, राज्य के लेवल पे होता है, देश के लेवल पे होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर जिसको कहा जाता है, जो देश के लेवल पे होता है, एक देश दूसरे देश में जो व्यक्ति व्यापार करता है। अब देखो इसकी परिभाषा एक बार देख लीजिए। भुगतान शेष किसी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में प्राप्तियों तथा भुगतान को दर्ज करने का तरीका मात्र है। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब ये जो भुगतान शेष है ना, जो हमने बोला ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आप भेज रहे हो, आयात करवा रहे हो, निर्यात कर रहे हो, अब आयात निर्यात करने के बाद जो शेष बचा वो नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, यानी हमारे अनुकूल है, प्रतिकूल है, क्या है, ये हम आगे देखेंगे। ये दो इंडिकेटर है। चालू खाता, देखो अब इसी बीच में हमने 3 तरह के खातों का भुगतान शेष में 3 तरह का खाता उसमें चयनित किया है। जैसे चालू खाता, यानी जिनका संबंध वस्तु तथा सेवाओं के व्यापार तथा एक पक्षीय हस्तांतरणों से संबंधित हो। हस्तांतरण से मतलब विदेशी सहायता, उपहार, निजी प्रश्नों, मतलब जो भी। चालू खाता मतलब क्या, इंस्टेंट, कोई झोल नहीं, बाद में का। जैसे कोई आदमी आपको गिफ्ट कर दिया, तो गिफ्ट करने से क्या हो गया, वो फिर बाद में तो आपसे संपर्क नहीं है, बाद में तो फिर उसके पीछे तो आप भागोगे नहीं, है ना। मतलब उस डाटा ब्यौरा को तो इस्तेमाल बाद में तो नहीं करोगे ना। अगर मान लो कोई आपके घर में बिल्डिंग बना दिया, आया आपके गांव में, आपके शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर, संरचना कर दिया, बिल्डिंग बनाया, हॉस्पिटल बनाया, तो वो थोड़ा सा लेन देन थोड़ा लंबा चलता है, तो वो पूंजी लेखा में चला जाएगा जो लंबा। सिंपली जो आपने बजट चैप्टर में राजस्व, पूंजी, उसका ही कंसेप्ट थोड़ा इधर आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो चालू खाता यानी एक पक्षीय हस्तांतरण संबंधित, यानी तकनीक, या जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बैंकिंग का सर्विस दिया, आपने उसके बदले चार्ज दिया, हो गया। आपने तकनीकी सहायता की, कोई भी देश आपको तकनीकी सहायता करता है या आप किसी देश को तकनीकी सहायता देते हो, वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, वहाँ से जो पैसा या वहाँ से जो खाता जो बने, आयात निर्यात जो जिस तरह से पूंजी का होगा, पैसा का होगा, वो इस चालू खाते में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पूंजी लेखा, वित्तीय संपत्तियों के लेन देन, वित्तीय संपत्तियों की लेन देन, संपत्तियों की लेन देन, वित्तीय, उधार दान, उधार ग्रहण, मतलब आपको एक बार आप पैसा देते हो तो आपको थोड़े टाइम के लिए उसके साथ, उसके चक्कर में या उसके संपर्क में आपको रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको खाता ब्यौरा मेंटेन लंबे समय तक करना पड़ेगा। सिंपली ये दिमाग में डालो। ठीक है, एग्जाम्पल पूंजी का लेन देन, ऋण का लेन देन। ठीक है, आप लोन लेते हो तो एक बार में थोड़े ना क्लियर कर देते हो, फिर उसके बाद उसका डाटा मेंटेन करते हो, कितना लोन लिया, क्या इंटरेस्ट पे लिया, अब कितना धीरे धीरे जमा करेगा, EMI पे जमा करेगा, लंबा चलता है ना। फ़ोन कहीं किस्ती पे फ़ोन उठाते हो, मान लो आप विदेश से कोई देश लेगा तो फ़ोन जैसा अमाउंट नहीं है, हज़ारों करोड़ मिलेगा। तो अगर फ़ोन जैसे लेते हो किस्ती पे तो क्या करते हो, धीरे धीरे जमा करते हो, तो वो क्या हो गया। अगर इंटरनेशनल रिलेशन में इसको देखो, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर व्यापार के हिसाब से देखोगे, तो भुगतान शेष जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्या है, भुगतान शेष या संतुलन के संदर्भ से देखोगे या बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ से देखोगे तो ये पूंजी लेखा में आएगा। अगला है सरकारी भुगतान लेखा। सरकारी भुगतान लेखा यानी ये सरकारी भुगतान के संदर्भ में नाम से ही समझा जा रहा है। तो ये एक तरह से पूंजी लेखा ही है, क्योंकि आपको मालूम है सरकार जल्दी अगर कहीं बाहरी देशों से ऋण लेती है तो समस्या में लेती है जब आपका सकल घरेलू उत्पाद कम हो, आपका जो घाटे का असर चल रहा हो, फिस्कल डेफिसिट जिसको बोलते हैं, है ना। जब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय ज़्यादा हो जाए, राजस्व आय पूंजीगत आय से, बजट आपने पढ़ा होगा होप।
क्लास में तो हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। पूंजी लेखा का भाग तरल तथा अतरल देयता में परिवर्तन को तथा देश की सरकारी रिजर्व परिसंपत्तियों से परिवर्तन मापता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं घाटे। घाटा क्या है? घाटा वही ना, जब आयात निर्यात आप जो बाहर भेज रहे हो, अब जो आपके पास आ रहा है, आप अभी अगर आप थोड़ा सा पॉज कर लो, आप सोचो आ रहा है तो हमें फ़ायदा होगा या हमारे यहाँ से सामान बेचा जा रहा है तो फ़ायदा होगा। मतलब जो सामान हम अपने देश में मंगवा रहे हैं या हम किसी से ख़रीद रहे हैं सामान, तो हमें फ़ायदा हो रहा है, या कोई हमारे देश से कोई दूसरा देश या दूसरा व्यक्ति, देश का व्यक्ति हमारे सामान खरीद रहा है तो हमारे फ़ायदा हो रहा है। पॉज करके 1 मिनट तक सोचो। ठीक है, तो हम आगे इस चीज़ को देखेंगे। बहुत से बच्चे पॉज नहीं किए हैं, कर लो पॉज और करके सोच लियो तो वेरी गुड। आगे देखते हैं। अब देखो, जो घाटे का जो राजस्व है, अभी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं नीचे दिया हुआ है उसको भी स्पष्ट रूप से और आपको अच्छा होगा। जैसे इस जगह पे देखो, व्यापार शेष एवं भुगतान शेष। व्यापार शेष क्या है कि भुगतान शेष क्या है कि जब देनदारियाँ प्राप्तियाँ, यानी देनदारियाँ, एक देनदारियाँ होता है, एक प्राप्तियाँ होता है, यानी एक आप किसी चीज़ को सामान दे रहे हो, कहीं से सामान पा रहे हो, वो होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। क्या है? प्रत्यक्ष यानी जो वस्तु के रूप में, या अप्रत्यक्ष सेवा के रूप में। बैंकिंग, तकनीकी, ये अप्रत्यक्ष मतलब कि सेवा का रूप है, या ट्रांसपोर्ट, ये सब सेवा का रूप है। वस्तु, आप कोई चीज़ सामान दे रहे हो, हेलीकॉप्टर दे रहे हो, प्लेन दे रहे हो, जो डिफेंस का सामान आता है, हाँ, वो भी तो एक तरह से बजट का सामान है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही आएगा, क्योंकि हम उसको अदायगी कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं दूसरे देश को। इतना सारा क्रूड ऑयल आता है, तेल जो आता है ना, कच्चा तेल, क्या है, ये भी हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही मापते हैं, क्योंकि इसका भी हम भुगतान करते हैं, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही आता है। अब देखो, अब इसी पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात की जो बात हमने बोली, अब यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको कि जब कभी भी जो एक्सपोर्ट यानी निर्यात ज़्यादा, यानी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा सामान है, हम ये सामान इंडिया से सामान हम क्या कर रहे हैं, यूएसए में बेच रहे हैं। यूएसए का आदमी क्या कर रहा है, हमें पैसा दे रहा है और यूएसए सामान ले रहा है, यानी एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हो रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है। इसका मतलब पैसा हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, यानी जब पैसा आएगा यानी हमारा सामान बिक्री हो रहा है, यानी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए, उत्पादन बढ़ेगा तो इनकम का यानी रोजगार वो भी बढ़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, तो उस उत्पादन करने के लिए लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा कि लोग, रोज़गार बढ़ेगी, लोगों का रोज़गार बढ़ेगा तो लोगों के पास आय आएगा, आय आएगा, फिर उससे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में और विकास होगी। ये आपका जो आय का चक्रीय प्रवाह है उससे रिलेटेड है। होप आपको आय की चक्रीय प्रवाह, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट से, यानी निर्यात ज़्यादा होगा आयात से, तो व्यापार शेष अधिक की स्थिति में होगी। जो व्यापार शेष है, मतलब ऑब्वियसली भाई आप बेच रहे हो सामान, आपके पास पैसा आ रहा है। इंपोर्ट यानी आप सामान नहीं खरीद रहे हो तो क्या है, आपको नानी भी पैसा दे रही है, दादी भी पैसा दे रही है। वो जो इनविजुअल, जो अदृश्य प्यार है ना, अदृश्य चीज़ है ना, वो प्यार दिखता नहीं है, तो बस पैसा आ ही रहा है। आप सामान बहुत कम खरीद रहे हो, पैसा जमा रहे हो। यही बात हो गया कि आप पैसा तो थोड़ा आ रहा है, लेकिन आप ज़्यादा सामान खरीदना शुरू कर दो, क्या होगा, यानी आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, सामान मंगवा रहे हो। फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से बैठे हो, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से सामान मंगा रहे हो, क्या कर रहे हो, आप आयात कर रहे हो। पैसा क्या कर रहे हो, आप भुगतान कर रहे हो उस पैसों का, तो क्या हो रहा है, आयात ज़्यादा आ रहा है, आपका पैसा जा रहा है। उसी प्रकार आप एक्सपोर्ट क्या कर रहे हो, आपको तो बेचना भी तो पड़ेगा। भारत के संदर्भ में सोच रहे हैं, पूरे भारत में हो रहा है ये घटना। एक्सपोर्ट कहाँ हो रहा है, एक्सपोर्ट हमारा देश का सामान भी तो खरीदे। अमेरिका में बैठे आदमी फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे हमारे देश का भी तो सामान मंगाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट में। ऐसे तो जैसे खाद्यान्न सामग्री हम सामान मंगाते हैं, हम खाद्यान्न सामग्री सामान भेजते भी है। डिफेंस जो सुरक्षा का सामान है, यंत्र है, उसको हम खरीदते भी अमेरिका, रसिया से, और हम अन्य देशों को बेचते भी है। सॉरी, पर्ल्स है, हमारा जो ज्वेलरी है,
फार्मास्यूटिकल्स है, मतलब जो भी मेडिकल का सामान है वो भी मंगाते हैं, बेचते हैं, अन्य बहुत सारी चीज़ें। बट हम एक छोटा सा आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यही है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। और जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, संतुलित माना जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखना, ये तीनों। ठीक है, क्योंकि एक तो इम्पोर्ट कम रहे, एक्सपोर्ट ज़्यादा रहे, यानी निर्यात ज़्यादा रहे, हम बेच रहे हैं, हम खरीद कम रहे हैं कोई भी सामान, तो क्या होगा, हम बेच रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, इनकम है। ठीक है, तो इसका स्थिति अधिक के स्थिति में रहेगा। जब हम खरीद ज़्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं, कोई आदमी, कोई दुकानदार क्या कर रहा है, बेच रहा है खाली, तो क्या वो उसका पैसा का भंभार हो जाएगा, खरीदेगा कम। जूता फट गया कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। राशन कम है कोई बात नहीं, 2 दाना ही खा लेंगे, लेकिन हम बेचेंगे पहले। लेकिन वही व्यक्ति बेच रहा है लेकिन खरीद ज़्यादा रहा है, 2 रुपये का इनकम हुआ, जूता, 4 चक्का, स्कॉर्पियो, बोलेरो, फॉर्च्यूनर खरीद रहा है, यानी क्या जा रहा है उसका, यानी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो क्या होगा, अनुकूल की स्थिति आएगी, है ना, प्रतिकूल माना जाएगा। ठीक है, अनफेवरेबल। व्यापार शेष क्या मानी जाएगी, प्रतिकूल। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो जाए तो संतुलित माना जाएगा। एक्सपोर्ट भी बराबर है, मतलब जितना हम कमा रहे हैं उतना हम खरीद भी रहे हैं सामान, तो बराबर में आएगा, संतुलित की मात्रा में। अब असंतुलन के कारण क्या क्या है, देखो कारण क्या है कि मान लो कि आप हैं, आपका देश है, आप देश को संभाल रहे हो और बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान से उसको का डिपार्टमेंट देख रहे हो, तो आप देखोगे क्या कि तकनीकी परिवर्तन, असंतुलन, तकनीक में परिवर्तन आ गया। आपका देश में जो तकनीक है वो आपको स्लो कर रहा है, पीछे कर रहा है। आप क्या करोगे, आप तुरंत जिस देश में तकनीक है उस देश के पास जाओगे, बोलोगे भाई साहब तकनीक दो, तो तकनीक देंगे, अमेरिका के पास चले गए, तकनीक देंगे, लेकिन तकनीक देने के बदले हम चार्जेस करेंगे। अब चार्जेस के चक्कर में आपका जो भुगतान शेष है, यानी आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। क्या इंपोर्ट कर रहे हो, तकनीक इंपोर्ट कर रहे हो, यानी आयात करवा रहे हो तकनीक को। इससे क्या होगा कि आपका पैसा जाएगा। तो क्या ये एक कारण है। दूसरा, मौसमी उतार चढ़ाव। अब देखो मौसमी, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा जो कृषि किस पे डिपेंड है, हमारा कृषि डिपेंड है मौसम पे। अगर मौसम गड़बड़ हो गया, अकाल आ गया, सुखाड़ आ गया या बाढ़ आ गया, कभी कभी होता है ना, बांध टूट जाता है, पूरा खेत में पानी हिल जाता है, सारा खेत खराब हो जाता है, उस समय तो खाद्यान्न की सामग्री, जो खाद्य है, जो हमारा खाने पीने का सामान है, उसका कमी आ गई, तो हम क्या करेंगे, हम तो बाहर से ही मंगवाएंगे ना, इस देश से नहीं। अपने अभी तो हमारे पास बहुत सारा सरप्लस है खाद्यान्न का, लेकिन इन केस मान लो पूरे भारत भर में, मालिक ना करे ऐसा हो विपत्ति, क्योंकि बहुत बुरा असर होगा। इन केस हो गया पूरे भारत भर में, तो हम क्या करेंगे, हमें फिर अमेरिका, रसिया से मंगाना पड़ेगा। और आपको एक और फैक्ट याद दिला दे कि हमने सबसे पहले जो खाद्यान्न, जब हमें भारत आज़ादी हुई थी उस समय जो कृषि व्यवस्था थी बहुत कमज़ोर थी हमारी, तो हमने पहले खाद्यान्न मंगाया था अमेरिका से। पी करके कुछ नाम है, आप कमेंट करो, ठीक है। तो तकनीकी परिवर्तन, असंतुलन, मौसमी उतार चढ़ाव, व्यापार के आकस्मिक परिवर्तन, स्फीतिक दबाव कभी कभी होता है कि किसी चीज़ का रेट बढ़ जाने से दबाव रहता है, तो हम सामान का आयात निर्यात करवाते हैं। और आर्थिक विकास की अवस्था, अगर देश ज़्यादा विकसित है, हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे कम दामों में और हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। अर्ध विकसित नहीं है, तो हमारे पास जो सामान है, हम क्या करेंगे, हम सामान विदेशों से मंगाएंगे ताकि हम ग्रहण कर सकें। सिंपल सा पॉइंट्स है, आप खुद से अगर अभी तक अंडरस्टैंडिंग हो गया तो खुद से समझ के बना सकते हो। राष्ट्रीय आय की वृद्धि, आय में वृद्धि हो जाएगी, तब भी पैसा रहा तो सब कुछ है। चलो आगे देखते हैं। असंतुलित ठीक करने का उपाय। असंतुलन ठीक करने का उपाय है डिवैल्यूएशन, यानी अवमूल्यन। मतलब क्या, आप मुद्रा को क्या कर रहे हो, मुद्रा की जो रेट है उसको घटा दे रहे हो। यानी एग्जाम्पल समझो कि ये पार्ले जी थोड़ा ऑड हो गया। मान लो स्प्लेंडर गाड़ी है, ठीक है, इंडिया में बन रही है, लेकिन इंडिया में बन रही इसकी रेट है 1 लाख रुपये, सपोज कर लो, अभी है ही लगभग 1 लाख रुपये। तो ये 1 लाख रुपये रेट है, तो इंडियन रुपीज़ में है। अगर मान लो इस अमेरिका का व्यक्ति है, उसको पसंद आ गया स्प्लेंडर गाड़ी, आया मेला घूमने, है ना, और उसको पसंद आ गया, तो वो
अगर देखेगा कि 1 लाख रुपये उसके पास जो रुपया है उसका वैल्यू और इंडिया का जो रुपये है उसका वैल्यू अगर बराबर है तो भाई इजीली खरीद लेगा। या उसका करेंसी का जो वैल्यू है, यूएसए का जो डॉलर है उसका जो वैल्यू है, मतलब उसका जो कीमत, मतलब उसका जो मान है, वो अगर इंडियन रुपी से ज़्यादा होगा वो तो पहले खरीद लेगा भाई। कि मान लो वो अगर 10,000 रुपया इस्तेमाल करता है, अपना 10,000 अमेरिकन डॉलर इस्तेमाल करता है, तो उसका बराबर 1 लाख रुपया। वो क्या करेगा, $1 बराबर कितना हुआ, 10 रुपया हुआ ना। तो क्या करेगा, ईजिली खरीद लेगा। यही उसको अगर एक स्प्लेंडर खरीदने के लिए 10 लाख रुपया देना पड़ेगा, यानी क्या हो गया, हमारा इंडियन करेंसी महंगा हो गया ना। कि उसको 10 लाख रुपया लग रहा है 1 लाख का सामान खरीदने में, तो महंगा हो गया। वो तो पसंद होगा, फिर भी नहीं यार 10 लाख रुपये लग जाएगा, हम नहीं खरीदेंगे। यही है अवमूल्यन। अब हम क्या करेंगे, मान लो कि इसका करेंसी 10 लाख रुपया है और हमारा स्प्लेंडर का कीमत 1 लाख रुपया है। हम क्या करेंगे, अपना करेंसी का वैल्यू घटा देंगे। हम करेंगे नहीं भाई, हमारा भी करेंसी का दाम 10 लाख रुपया, तुम्हारा जो करेंसी स्प्लेंडर का दाम जो है हम 10 लाख रुपया कर देंगे। तुम भी 10 लाख रुपये में खरीद लो, हम भी 10 लाख रुपये में खरीद लेंगे। मतलब मूल्य क्या किया, हम घटा दिए। अगर अमेरिकन संदर्भ में बढ़ाना रहता तो हम क्या करते, हम 10,000 रुपया कर देते। कि तुम अगर खरीदना है 1 लाख में, तो हमारा 10,000 रुपया का जो गाड़ी है वो खरीदो जाओ। जो अगर मान लो हीरो पूछ रहा, उसका रेट 10,000 रुपया, तुम 1 लाख में खरीदना तो वो खरीदो। होप समझ में आया होगा, होप आप कन्फ्यूजिंग नहीं हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि डिवैल्यूएशन अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करना, मैं फिर से और विस्तार में समझा दूंगा। अल्टीमेटली समझना ये है कि मुद्रा की जो वैल्यू है वो हम घटा देते हैं। कि जो व्यक्ति 10 रुपये का जो सामान है वो पहले 10 रुपये में खरीदता था अमेरिका का लोग, अब उस 10 रुपये के बदले वो 9 रुपये में ही खरीद लेगा। हमारा जो वैल्यू है वो घटा दिए, ठीक है, 9 रुपये कर दिए। चलिए आगे देखते हैं, आयात नियंत्रण, निर्यात प्रोत्साहन, राज्य व्यापार। अब हम क्या कर रहे हैं, जो आयात है, जो हमारे यहाँ सामान आ रहा है, उस पर क्या किया, हम नियंत्रण लगा दिए। कैसे, कर लगा के। अब भाई हमें फ़ायदा किससे, हमें निर्यात करने में फ़ायदा है। हम सामान को निर्यात करेंगे, हमें फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, हम अर्धविकसित हैं, हमारे पास हम मुद्रा का डिवैल्यूएशन किए ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, निर्यात बढ़े, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो व्यक्ति सामान भारत में मंगाएगा, जो व्यक्ति जो सामान मंगाएगा, मान लो आईफोन ही मंगाया, हम क्या किए, उस पर टैक्स लगा दिए। तुम इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको खरीदो भाई, तुमको मंगाना है तो टैक्स दो सरकार को थोड़ा इनकम करने का स्रोत दो, ताकि सरकार उस पर विचार करे, काम करे और ठीक करने की कोशिश करे। और ये एक तरह से मेंटली लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि आप इंडिया का सामान यूज़ करो, बाहर से सामान मत मंगाओ। क्यों, क्योंकि कर लगा दिया गया। निर्यात प्रोत्साहन, हम क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम सामान बनाओ, मैन्युफैक्चर करो, कोई सामान बनाओ, प्रोडक्शन उत्पादन करो। उस उत्पादन जो तुम करोगे उस पर तुमको हम टैक्स भी थोड़ा कम कर देंगे और तुम इसको एक्सपोर्ट करने में तुमको मदद भी करेंगे। मतलब दूसरे देशों में तुम्हारा खरीदार बढ़े या तुम दूसरे देशों में बेच सको अपने सामान को, उसके लिए हम प्रोत्साहन देंगे तुमको। टैक्स में कमी कर दिया, जो भी व्यापार कर रहे हैं, भेजने ले जाने में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें थोड़ा कमी कर दिया, या कोई भी प्रोत्साहन, किसी प्रकार का प्रोत्साहन दे दिया, यानी निर्यात में प्रोत्साहन कर देना, ठीक है। राज्य व्यापार, राज्य का जो व्यापार चल रहा है उसको बढ़ा दिया, ठीक है। और एक विनिमय दर किसके द्वारा संचालित किया जाता है या किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है भारत में, आरबीआई द्वारा। आरबीआई आपको मालूम है बैंकर्स ऑफ द बैंक है, बैंकों का बैंक है। और आरबीआई का एक और काम है विनिमय दर को फिक्स करना, यानी जो एक्सचेंज रेट जो आपने देखा अभी स्प्लेंडर का, जो 1 लाख 10 लाख अमेरिकन डॉलर बराबर इंडियन रुपी, जो डिवैल्यूएशन, ये जो एक्सचेंज रेट कौन तय करती है, वो आरबीआई तय करती है, ठीक है। एक बार पढ़ दूँ क्या लिखा हुआ है, रुपए का विनिमय दर बाजार की गतिविधियों द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन आरबीआई अपना क्रय विक्रय द्वारा विदेशी बाजार में स्थिति को नियमित बनाए रखता है। यानी जो भी गतिविधि है बाजार के अकॉर्डिंग किया जाता है। मान लीजिए हमारे बाजार में मान लो कि निर्यात बहुत होने लगा, हमारे अपने देश के लोगों को खाने के लिए या फिर उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए नहीं बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और ये क्या करेंगे,
निर्धारित करेंगे, उसको फिर एक्सचेंज रेट पे भी कोशिश करेंगे कि क्या करना है कि अपना इंडियन वैल्यू को डिवैल्यूएशन करना है या फिर उसका वैल्यू बढ़ा देना है। ओके, चलिए ये तो एक छोटा सा चैप्टर कंप्लीट हुआ और ये अर्थशास्त्र का सीरीज कंटिन्यू रखेंगे और हमें जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसके ऊपर फिर से अगला लेक्चर आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।